नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 25 अप्रैल 2024 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एडम स्मिथ, जो कि देखो एक बहुत ही फेमस स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर थे, उनका एक कोट है। उनका कहना था, इंसान देखो एक ऐसा जानवर है जो बार्गेन करता है, और किसी जानवर को ना कभी आप बार्गेन करते नहीं देखोगे। मतलब आप देखोगे पार्क में, आपने देखा होगा दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं बोन के लिए, मतलब हड्डी के लिए। कभी आप ऐसा नहीं देखोगे कि दोनों कुत्ते आपस में संधि कर लेते हैं कि भाई आधा तू खा ले आधा मैं खा लेता हूं। कभी नहीं देखोगे आप ऐसा। तो इंसान बार्गेन क्यों करता है? देखो, आप इसका सीधा सीधा आंसर दोगे, इंसान में ना सोचने की शक्ति होती है। लेकिन थोड़ा डीप जाइए, इंसान में ना गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है। मतलब इंसान को पता होता है कि इन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी है और मैं क्या सैक्रिफाइस कर सकता हूं, क्या दे सकता हूं इन गुड्स को हासिल करने के लिए। जैसे देखो, आपके परिवार में ना आज घर में ना रोटी बची नहीं, मतलब वैसे मम्मी बोल रही है कि मैं बना देती हूं, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं नहीं आप खड़े मत होइए, दो रोटी है, एक आप अपने भाई या बहन को दे दोगे, एक खुद खा लोगे। आपके लिए वैल्यू क्या है? रिश्ते की वैल्यू है, और उसके लिए आप एक रोटी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपके लिए रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अब समझे, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंसान को पता होता है, और उसको पता होता है कि क्या मैं देने के लिए तैयार हूं इस गुड या सर्विस के लिए। इसी वजह से वो बार्गेन करता है। ये देखो, वैसे कंसेप्ट इकोनॉमी का है, बट देखो इस बार्गेन की वैल्यू के कारण ना बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस फली फूली, बड़े बड़े ट्रेड रूट्स बने। जैसे हमारे देश में ट्रेडर्स आए व्यापार करने के लिए, बाद में अंग्रेजों ने इंडिया को कॉलोनी भी बना लिया। और ये जो बार्गेन होता है ना, हमेशा इक्विटेबल नहीं होता। जैसे देखो, अंग्रेज आए थे ट्रेडर बन के हमारे देश में रूल करने के लिए, बाद में इंडिया को कॉलोनी बना लिया और इंडिया को लूटा, एक्सप्लॉइट किया। तो ये इक्विटेबल ट्रेड नहीं था। वो इस प्रकार से टैरिफ लगा के रखते थे, वहां का ब्रिटेन का बना बनाया जो माल है वो भारत में भेज देते थे, और भारत से सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन में। तो ये एसिमेट्रिकल ट्रेड था, समझे। कई बार देखो कुछ जो कोट है ना डायरेक्ट नहीं पूछे जा सकते। जैसे मुझे नहीं लगता ये कोट डायरेक्टली यूपीएससी पूछेगी, लेकिन ये कोट्स इंपॉर्टेंट है दिमाग के चक्षु खोलने के लिए और एग्जांपल्स देने के लिए। आज देखो टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे लाइव मिंट का, अर्बन हाउसिंग से संबंधित। दूसरा आर्टिकल फिर ये द हिंदू का है, रियलिटी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तीसरा आर्टिकल हिंदू का ही है, सी फेरर से संबंधित। और लास्ट आर्टिकल करप्शन से संबंधित है, लाइव मिंट का ही। देखो आज की डिस्कशन में जो फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ना, वो अर्बन हाउसिंग पॉलिसी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे देश में टोटल जितना एरिया है ना, सिटीज में उसका सिर्फ 3% एरिया है, लेकिन सिटीज हमारे देश की इकोनॉमी में ना 60% कंट्रीब्यूट करती हैं। ये जो डेटा है आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। और सिटीज़ में ना सरकार प्रयास कर रही है कि अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड किए जाएं वर्कर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पता है स्लम्स में रहते हैं, रहने के लिए उनके पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं। तो सरकार ने ना इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2015 जून में एक स्कीम लॉन्च की, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। मकसद इसका यह था 2024 दिसंबर आते आते सबके लिए एक घर सुनिश्चित किया जाए, मतलब हाउसिंग फॉर ऑल। लेकिन देखो 11.7 मिलियन घर जो अप्रूव हुए हैं ना इस स्कीम के अंतर्गत, उसमें से अभी तक सिर्फ 8.2 मिलियन घर ही बनाए जा सके हैं। जबकि देखो इसके विपरीत आप देखोगे ना, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, मतलब रूरल एरियाज के लिए जो हाउसिंग स्कीम है, वहां पे कंप्लीशन रेट ज्यादा अच्छा है। नवंबर 2023 तक टारगेट था 29.5 मिलियन घरों का, और 25 मिलियन जो हाउसेज हैं वो बनाए जा चुके हैं। दोनों डेटा से ना एक चीज साफ है कि अर्बन एरियाज में कंप्लीशन रेट कम है और रूरल एरियाज में हाउसेज की जो कंप्लीशन रेट है वो अच्छी है। इसका रीजन क्या है? काफी सारे रीजंस बताते हैं राइटर। देखो अर्बन एरियाज में जो घर बनाए जाते हैं ना सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लिए, वो ना इस प्रकार से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स होते हैं।
अब दिक्कत ये आती है, पहली तो चीज, कई जो घर होते हैं ना वो रहने लायक कंडीशन में नहीं होते। सरकार ने टेंडर देके बिल्डिंग खड़ी करवा ली जिसमें 1000 फ्लैट्स हैं मान लो, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग बनाई ना, उसने कई सारे फ्लैट्स में दरवाजे ही नहीं लगाए, कई सारे फ्लैट्स में खिड़कियां नहीं लगाई। कई बार ऐसा होता है एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो इलीगल ढंग से कब्जा कर लेते हैं इन घरों पर। और कई बार जैसे एग्जांपल दिया जाता है कर्नाटक का, कर्नाटक में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारी खामियां मिली। कई सारे बेनिफिशियरीज को घर नहीं मिले और कई सारे बेनिफिशियरीज को मल्टीपल फ्लैट्स मिल गए। अर्बन एरियाज में जब देखो गरीब लोगों ने घर नहीं लिए तो सरकार को चिंता हुई। सरकार ने कहा कि ठीक है, हम एक काम करेंगे, आप बोलते हो ये जो फ्लैट्स है गरीब लोगों के लिए ये रहने लायक नहीं है, तो हम ना इनको रिपेयर करवाते हैं और रिपेयर करवा के हम इनको रेंट पे देते हैं। कम से कम गरीब लोग जो इनको खरीद नहीं रहे हैं वो इनको रेंट पे ले लें। समझ गए? सरकार ने इनको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में तब्दील कर दिया ताकि माइग्रेंट और पुअर वर्कर्स जो हैं वो यहां पे आकर रेंट पे रहें। लेकिन देखो रेंट पे लेने के लिए भी तैयार नहीं है माइग्रेंट और पुअर वर्कर्स। फिर सरकार ने इनका भी रीजंस जानना चाहा कि भैया रेंट पे तो ले लो, रेंट पे क्यों नहीं ले रहे हो? तो उसके रीजंस ये सामने आए। सबसे पहली चीज देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल जो स्कीम है ना, वो प्रोविजन देती है, वो मौका देती है रूरल एरिया में कोई पर्सन अपने नेटिव प्लेस पे ही घर बना सकता है। लेकिन अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं होता। अर्बन एरियाज में तो जैसा मैंने आपको बताया, सरकार ना इस प्रकार की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर देती है। और कई बार तो आउटर एरियाज में, अब कोई वर्कर देखो काम करता है करोल बाग में और बिल्कुल दिल्ली के आउटर एरियाज में उसे घर दिया सरकार ने इस प्रकार की बिल्डिंग में, तो वो लेगा नहीं इस घर को। वो बोलेगा कि यार सुबह मैं इतना दूर से आऊं, रात को इतना दूर वापस जाऊं, ये मेरे लिए सही नहीं है। मतलब पॉइंट ये है, रूरल वाली जो स्कीम है ना उसमें नेटिव प्लेस में घर मिल जाता है बेनिफिशियरी को, लेकिन अर्बन वाली स्कीम में ऐसा नहीं होता। सरकार अपनी मर्जी से घर देती है अपनी पसंद की हुई जगह पर। नेक्स्ट देखो, ये जो बिल्डिंग्स होती है ना, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिनमें घर मिलता है, कॉमन एरियाज की ना कई बार सफाई नहीं होती, बहुत गंदे होते हैं कॉमन एरियाज। इस वजह से बहुत से लोग इन बिल्डिंग्स में रहना पसंद नहीं करते। और कई बार कुछ लोग देखो ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं देखो हमारे जैसे लोगों के साथ रहेंगे तो अपवर्ड मोबिलिटी नहीं होगी, मतलब जीवन में आगे नहीं जा पाएंगे। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने से अच्छे लोगों के साथ रहो, ऐसी सोच होती है, आप मानो या ना मानो। तो इस वजह से भी बहुत से वर्कर्स इन घरों में रहने पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि आस पड़ोस में यार सारे वही लोग हैं मेरे जैसे ही, तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, सुधार नहीं होगा। समझ गए? फिर देखो एक समस्या ये भी है, अब कई बार ना जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना वो टोली बना के रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। जैसे बिहार के एक गांव से वर्कर दिल्ली में काम करने के लिए आए हुए हैं, गांव का नाम है मंजुआ। तो मंजुआ गांव के जो लोग हैं ना वो दिल्ली में ना गुट बना के रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं ताकि सुख दुख में एक दूसरे के काम आ सकें। अब इसीलिए ना ये भी एक रीजन है कि माइग्रेंट वर्कर्स अपने ग्रुप को छोड़ के, अपने गांव के लोगों को छोड़ के वो फिर इस प्रकार की बिल्डिंग में रहने के लिए आना नहीं चाहते। तो ये हमने रीजंस डिस्कस किए जिसकी वजह से ना सरकार ने इवन रेंटिंग कॉम्प्लेक्स में भी तब्दील कर दिया इन घरों को। फिर भी लोग जो है माइग्रेंट वर्कर्स या फिर पुअर वर्कर्स जो हैं रेंट पर भी इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। और एक दिक्कत ये भी आती है, कई बार ना गांव से माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं और इन घरों को रेंट पे लेने के लिए उनको पब्लिक ऑफिशियल्स से डील करना पड़ता है। पब्लिक ऑफिशियल्स कई बार रिश्वत मांग लेते हैं, उनका रवैया ठीक नहीं होता, रूड होता है। तो फिर ये माइग्रेंट वर्कर्स सोचते हैं यार क्या ही इनसे उलझें, छोड़ो ना अपना घर किराए पे ले लेंगे 3-4 हज़ार में जहां पे मिलेगा। फिर ना इसके बाद आर्टिकल में राइटर एक बहुत बढ़िया पॉइंट रेज करते हैं। देखो 2015 की जो नेशनल अर्बन रेंटल हाउसिंग पॉलिसी थी ना, इस पॉलिसी में एक फंड का जिक्र किया गया है। एक फंड सेटअप किया जाएगा रेंटल वाउचर स्कीम के लिए। रेंटल वाउचर स्कीम मतलब कोई माइग्रेंट वर्कर है महेश, अब वो आया झारखंड से, कहां पर, दिल्ली में काम करने के लिए। वो ना घर लेना चाहता है अपनी मर्जी की जगह पर रेंट पे, लेकिन उसकी इनकम इतना नहीं है कि वो रेंट चुका सके। तो ये जो फंड सेटअप किया गया ना रेंटल वाउचर स्कीम के लिए, इस फंड से
महेश नाम के वर्कर को ना थोड़ी सब्सिडी मिलेगी रेंट में। रेंट मान लीजिए है 5,000, सरकार बोलेगी आप 5,000 रुपये नहीं दे सकते अपनी तरफ से, आपकी तरफ से 3,000 रुपये हम देंगे। ये थी रेंटल वाउचर स्कीम। एज ए पायलट प्रोजेक्ट की स्टार्ट की गई थी कुछ सिटीज में, ताकि वर्कर्स की मदद की जा सके, उनको रेंट पे सब्सिडी सरकार अपनी तरफ से दे सके ताकि उनका रेंट कम लगे। कई सारे देशों ने ये रेंटल वाउचर स्कीम जो है सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की है, बट भारत में इतना अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुई। पायलट प्रोजेक्ट जब चला था तो अच्छा रिजल्ट सामने आया, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस स्कीम के बारे में। और दूसरा देखो, रेंट इतने ज़्यादा है हमारी सिटीज़ में, अगर सरकार अपनी तरफ से थोड़ी बहुत सब्सिडी दे भी देना रेंट में, थोड़ा बहुत रेंट कम करवा भी दे वर्कर्स का, तो भी रेंट बहुत ज़्यादा है सिटीज़ में। ये बड़ी दिक्कत है। इस समस्या को एड्रेस करने के लिए ना सरकार दो चीज़ें कर सकती है। एक तो देखो, हमारे देश में ना अभी हाउस ओनर्स के लिए ना शहरों में जो कुछ रेगुलेशंस है ना, रेंटल लॉज जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो राइटर सजेस्ट करते हैं हाउस ओनर्स के लिए ना रेंटल लॉज जो है ना वो आप थोड़ा आसान बना दो, लिबरल बना दो, ईजी बना दो, ताकि हाउस ओनर्स आसानी से अपने घरों को रेंट पे चढ़ा सकें। पहली चीज़ ये कर दो। दूसरा सजेशन राइटर ये देते हैं, नया घर बनाने के लिए अभी रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा टाइट है। नया घर बनाना आसान नहीं है, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो ना इन परमिशंस को आप इजी बना दो, रेगुलेशन को आप इजी बना दोगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना घर बनाएंगे, ज़्यादा घर अवेलेबल होंगे तो रेंट पे ज़्यादा घर चढ़ाए जा सकेंगे। ये एक फ़ायदा होगा, ज़्यादा वर्कर्स के लिए घर अवेलेबल होंगे रेंट के लिए। कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो आमतौर पे ना जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ना, अब माइग्रेंट वर्कर्स में से ना एक बंदा गया है गांव से शहर में काम करने के लिए। माइग्रेंट वर्कर की जो फैमिली है वो तो देखो घर में ही होती है, मतलब गांव में ही होती है। तो ना फायदा इसी में है कि माइग्रेंट वर्कर्स को ना आप रेंट वाउचर प्रोवाइड करो, ताकि अपनी मर्जी की जगह पर वो घर किराए पे ले सके और उसका रेंट कैसे ना कैसे करके सरकार कम करवा सके, तो वो बेस्ट है। घर बनवा दे सरकार गांव में और शहर में रेंट पे दिलवा दे, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, ऐसा राइटर का मानना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्वच्छ भारत मिशन की सच्चाई से संबंधित है। सिलेबस में ना आप जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2022 का जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक जानते हो कितनी है? 180 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, सबसे लास्ट रैंक इंडिया की है। ये जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, ये देखो 11 कैटेगरीज में, जैसे एयर क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इन 11 कैटेगरीज में 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पे विभिन्न देशों को रैंकिंग देता है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया की रैंक सबसे लास्ट है। आप बाकी देशों की अगर रैंक देखेंगे, पाकिस्तान वगैरह की, उनकी रैंक भी इंडिया से अच्छी है। यहाँ पर देखो पाकिस्तान की रैंक है 176, नेपाल की 162, अफगानिस्तान की 81। सरकार कहती है कि इस इंडेक्स की मेथडोलॉजी खराब है और इंडिया सीरियसली नहीं लेता है इस इंडेक्स को। लेकिन देखो एक चीज़, इस इंडेक्स को आप छोड़िए, 10 साल पहले भारत ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत कैंपेन। काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी हमने बात की इससे पहले वाले आर्टिकल में, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। लेकिन बावजूद इसके हमारी रैंकिंग जो है वो इतनी ज़्यादा खराब है। स्वच्छ भारत मिशन की हम बात करते हैं इस आर्टिकल में। मकसद ये था इस मिशन को लॉन्च करने का, वास मतलब वाटर, सैनिटेशन और हेल्थ से संबंधित इश्यूज को एड्रेस करना। इसी प्रकार से देखो स्मार्ट सिटी मिशन भी सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया, टाउन्स की क्लीन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। लेकिन देखो आज भी हमारी सिटीज़ में वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन उठता है कि स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि अभी भी हमारी जो सिटीज़ हैं वो फ्री फ्रॉम गार्बेज नहीं हो सकी हैं। देखो पिछले काफ़ी सदियों से हमारे देश में ना सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट, इनको ना कुछ कास्ट के लोगों के साथ जोड़ के देखा जाता है कि मतलब यही कास्ट के जो लोग हैं ये कूड़े वाला काम करेंगे, साफ सफाई करेंगे।
सो कॉल्ड जिन्हें लोअर कास्ट कहा जाता है समाज में। सरकार ने एक अच्छी कोशिश ये की, सरकार ने बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी और सरकार ने कैंपेन लॉन्च किया कि ना सैनिटेशन जो है वो सबका काम है, कुछ ही कास्ट के लोगों का ये काम नहीं है। सरकार ने कोशिश की। इवन मैनुअल स्क्वेंजिंग, उस पर भी सरकार ने रोक लगा दिया कि मैनुअल स्क्वेंजिंग नहीं की जा सकती, मशीनों की सहायता से सेप्टिक टैंक वगैरह साफ किए जाएं अगर आवश्यकता पड़ती है तो। यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि अब देखो इंडिया जो है ओपन डेफिकेशन फ्री है, मतलब खुले में लोग सोच जाते थे, ये चीज़ हमने ख़त्म कर दी है। बट रियलिटी देखो अलग है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है 2020 की, इसमें ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज किए गए हैं सरकार के दावों पर। इस रिपोर्ट में कहा गया है बहुत पुअर क्वालिटी के लोग टॉयलेट्स बना दिए गए हैं और कई जगहों पर टॉयलेट्स बना दिए गए हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कई जगहों पर पानी की व्यवस्था है तो वेस्ट को डिस्पोज करने की व्यवस्था नहीं है। इवन देखो आउटर अर्बन एरियाज है ना, वहां पे जो वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट को डिस्पोज कैसे किया जाता है? नदी में बहा दिया जाता है, नालों में बहा दिया जाता है, नदी भी पोल्यूटेड हो जाती है। यमुना नदी दिल्ली से होकर गुजरती है, कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड है। गंगा नदी में कितना कूड़ा बहा दिया जाता है कानपुर सिटी से आज भी। राइटर कहते हैं देखो सरकार जो चाहती थी ना कि बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाए, कैपिटल इंटेंसिव मशीनें, और उनकी सहायता से साफ सफाई की जाए, जैसे बड़ी बड़ी स्वीपिंग मशीन्स और सीवरेज को साफ करने के लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट्स। अब हुआ ये, परचेज तो कर लिए सरकार ने ऐसे इक्विपमेंट्स, बट उसमें कोई दिक्कत आ गई, फिर सरकार के पास में रिसोर्स नहीं है उनको ठीक करवाने के लिए, वो बंद पड़े रहते हैं। और कई बार तो देखो ये देखने को मिलता है सरकार ना ठेकों पे दे देती है काम, कि पर्टिकुलर सिटी में, फॉर एग्जांपल सूरत में, पूरा जो कूड़ा इकट्ठा करने का जो काम है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फिर देखो उन्हीं सो कॉल्ड लोअर कास्ट के वर्कर को हायर करता है ये काम करवाने के लिए। तो सरकार कास्ट को खत्म करना चाहती थी लेकिन कास्ट खत्म नहीं हुई, प्राइवेटाइज किया गया काम और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने फिर उन्हीं लोगों को फिर से हायर कर लिया। यानी सरकार की जो मंशा थी वो अच्छी थी लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा पुअर हुआ। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ज्यादातर टाउन्स में ना सरकार टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन भी अपनाने की कोशिश कर रही है, जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हो गया, कूड़े से मीथेन गैस बनाने की कोशिश हो गई, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरीज हैं नहीं कि हाँ भाई सरकार ने बड़े स्केल पे इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर दिया हो, बड़े स्केल पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इस्टेब्लिश कर दिए हों, या फिर बड़े स्केल पे कूड़े से मीथेन गैस जनरेट करने वाले प्लांट्स बनाए हों। नहीं, ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज सरकार के पास नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सरकार जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेका देती है ना, अब उनको कमाना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, उनकी मनसा ही प्रॉफिट कमाना है। तो जाहिर तौर पे देखो वो ना जहां सरकार की नज़र हटी ना वहां पे वो हेर फेर करेगा, वहां पे वो ठीक से काम नहीं करेगा। और कई बार तो लोकल ऑफिशियल्स से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर सेटिंग कर लेता है कि यार हम इतना ही कूड़ा उठाएंगे, आप कुछ मत बोलना, और जो पैसे बचेंगे कॉन्ट्रैक्ट से वो पैसे थोड़े बहुत मैं आपको दे दूंगा। तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है ना उसके लिए सिर्फ एक ये प्रॉफिट है। या तो आप इंप्लीमेंटेशन अच्छी करो। अब इंप्लीमेंटेशन के नाम पे देखो आप शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जांपल दिया जाता है, सिर्फ 5 सैनिटेशन इंस्पेक्टर हैं, 34 वार्ड्स हैं। अगर ज्यादा सैनिटेशन इंस्पेक्टर होंगे तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा अच्छे से फिक्स की जा सकती है। कई सारी जगहों पे तो ना सरकार ये सैनिटेशन इंस्पेक्टर वाला जो कैडर है वो खत्म कर रही है, मतलब जो सैनिटेशन इंस्पेक्टर रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह फिर दोबारा से पोस्ट को फिल नहीं किया जाता। तो बिना सैनिटेशन इंस्पेक्टर के आप प्राइवेट लोगों को काम दे रहे हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स कर रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यही रीजंस हैं जिसकी वजह से ना इंडिया की जो रैंक है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में काफी ज्यादा बुरी है। देखो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन आप इसे माने या ना माने, लेकिन एक चीज तो जरूर है, हमारे डेवलपमेंट प्रोसेसेस की अनसस्टेनेबिलिटी को एक्सपोज करता है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। बाकी देशों की भी तो रैंक है, अफगानिस्तान की 81, इंडिया की 180 आउट ऑफ 180, ये तो काफी ज्यादा शर्मनाक है। देखो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया कि क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इफेक्ट से बचने का फंडामेंटल राइट है देश की जनता के पास में। तो अब देखो समय आ गया है कि सरकार ना सिटीज की साफ सफाई को लेकर ज्यादा सीरियस हो और सिर्फ
इस इंडेक्स में रैंक को रिजेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। सरकार बेशक अपने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर ले ये पता लगाने के लिए कि सफाई की क्या व्यवस्था है शहरों में, लेकिन कम से कम सरकार एक्शन तो ले। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सी फेरर से संबंधित इश्यूज के बारे में है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूं आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले सी फेरर कौन होता है। देखो वो लोग जो शिप्स में जाते हैं ना, चाहे नेविगेशन के लिए या फिर शिप पे काम करने के लिए। मान लीजिए इंडिया से शिप जाता है कार्गो भर के किसी दूसरे देश में सामान पहुंचाने के लिए, फॉर एग्जांपल यूएस में। शिप के अंदर जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, चाहे नेविगेशन का काम करते हों या फिर साफ सफाई का या फिर खाना बनाने का, वो सब सी फेरर हैं। अब कंटेक्स्ट देखो ये है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लीगल कमेटी की मीटिंग स्टार्ट हुई 22 अप्रैल से और 26 अप्रैल तक ये चलेगी। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लीगल कमेटी की मीटिंग में ना इंडिया ने 3 पेपर्स प्रेजेंट किए। ये पेपर्स थे सी फेरर की सिक्योरिटी से संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट टर्म से संबंधित और ब्रॉडर मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से संबंधित। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो सी फेरर की सिक्योरिटी से संबंधित इश्यूज मैं आपको बताऊं। अब जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, अब यहां पर ईरान ने इजराइल से रिलेटेड एक शिप को कैप्चर कर लिया। उससे पहले यमन के पास हौथी रिबल्स ने काफी सारे शिप्स को निशाना बनाया। सोमालिया के नजदीक काफी पायरेसी होती है, आर्म्ड रोबरी, ये सब चीजें देखने को मिलती है। इवन देखो मैं आपको दिखाता हूं, सोमालिया का तो बता दिया ना। ये देखो ये जो एरिया है ना गल्फ ऑफ गिनी, ये एरिया भी काफी ज्यादा वल्नरेबल है। कोस्ट के पास जहां आपको गरीबी मिलेगी ना, वहां पे ये सारे क्राइम होंगे ही होंगे। लेकिन जान खतरे में आ जाती है सी फेरर की। फिर एक इशू आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस का। कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस जैसे देखो, जो एम्प्लॉयर होता है ना, जो शिप का मालिक है, अब ना वो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करवाता है सी फेरर के साथ में, वो इस प्रकार से करवाता है कि आपको अगर ज़्यादा समय लगा, मान लीजिए 10 दिन लगना था, 10 के बजाय आपको 15 दिन लग गए, 20 दिन लग गए, तो आपको ना इसकी पेमेंट नहीं दी जाएगी जो एक्स्ट्रा टाइम लग गया है किसी कारणवश से। समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट साइन करवाया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा कि आपको जान को कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, वो सारी चीज़ें। इस पर भी इंडिया ने क्वेश्चंस रेज किए। कई बार तो देखो ऐसा हो जाता है शिप में कुछ गड़बड़ी है, फंस जाते हैं बेचारे सी फेरर। अब बहुत सारे जो सी फेरर है ना, वो इंडोनेशिया, मतलब भारत के जो सी फेरर है ना, इंडोनेशिया, अफ्रीका की जेल्स में बंद हैं और विभिन्न देशों के बीच में कोऑपरेशन नहीं है, तो इस वजह से उनकी रिहाई में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको जेल होगी वहां पे, लेकिन बंद है, डिटेन करके रखा है, बहुत लंबा समय बीत गया। विभिन्न देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, इस वजह से उनके रिहा होने में ना लंबा समय लग जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा विभिन्न देशों के बीच में, उतना जल्दी सी फेरर को रिहा करने में ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है भारत सरकार ने ना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ मिलकर ना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, ह्यूमन राइट्स एट सी इनिशिएटिव। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो सी फेरर है ना भारतीय, उनके साथ में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से भारतीयों के साथ, भारतीय सी फेरर के साथ हो रही इस प्रकार की घटनाओं को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार ने एनएचआरसी के साथ मिलकर यह इनिशिएटिव लॉन्च किया। समझ गए? घटनाएं जैसे कि देखो बहुत सारे सी फेरर फॉरेन जेल्स में बंद हैं, बहुत सारे भारतीय सी फेरर्स को इलीगल डिटेंशन करके रखा है दूसरे देशों ने। तो एनएचआरसी कहती है कि प्रोएक्टिव कोऑपरेशन होना चाहिए विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच में, ताकि मैरीटाइम इंडस्ट्री में जो लोग जुड़े हैं ना, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब कुछ मैं आपको डेटा बताता हूं। जैसे ना अभी ऑलमोस्ट 2.5 लाख 2.5 लाख से इंडियन सी फेरर हैं जो स्पेशलाइज्ड कार्गो वेसल्स में जाते हैं, वर्ल्ड की यात्रा करते हैं, काम करते हैं। और पिछले 10 महीनों में सीरियस पायरेसी इंसिडेंट्स में 10% का इजाफा देखने को मिला है। मतलब पायरेसी संबंधित जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। और पायरेसी को अगर देखो एड्रेस करना है तो इसके लिए ना कॉम्प्रिहेंसिव लैंड बेस्ड सॉल्यूशन पे काम करना होगा। मतलब विभिन्न देशों को मिल के काम करना होगा। इवन मर्चेंट
नेवी वाले जो शिप्स होते हैं ना, कॉमर्शियल शिप्स होते हैं, उन पे भी प्राइवेट गार्ड की व्यवस्था की जाए। ऐसे तमाम तरह के सॉल्यूशंस भारत सरकार ने मीटिंग में प्रेजेंट किए। अब देखो इस आर्टिकल में ना बहुत सारे शिप्स के नाम भी दिए हुए हैं। अब इतने सारे शिप्स के नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इश्यूज आपको पता होने चाहिए। इश्यूज और भी फेस करते हैं इंडियन सी फेरर, जैसे कई बार ना मिडिल ईस्ट में ना हाई सैलरीज के झांसे में बुला लिया जाता है इंडियन सी फेरर्स को कि आपको बहुत ज़्यादा सैलरी देंगे। बाद में पता लगता है कि उन्हें ओवर टाइम करना पड़ता है, इनसफिशिएंट फूड मिलता है और इलीगल कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। तो ये भी इश्यूज भारतीय सी फेरर फेस करते हैं। लास्ट में देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है अभी टोटल वर्ल्ड में जितनी सी फेरर की पॉपुलेशन है ना, उसमें से 9.35% तो इंडियन सी फेरर हैं। सरकार का टारगेट ये है आने वाले 10 से 20 सालों के बीच में इंडियन सी फेरर की जो पॉपुलेशन है ना, ग्लोबल पॉपुलेशन की 20% लाई जाए। अगर देखो ये टारगेट अचीव करना है तो इंडियन सी फेरर से संबंधित इश्यूज को टैकल करना जरूरी है, एड्रेस करना जरूरी है और ये सरकार का सही कदम है। भारतीय जो सी फेरर हैं उन्होंने देखो काफ़ी रिजिलियंस और प्रोफेशनलिज्म को शो किया था कोविड-19 की महामारी के दौरान। मतलब जहां बाकी सी फेरर ने जाने से मना कर दिया था, लेकिन इंडियन सी फेरर जो हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरा किया। और अभी देखो यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इंडियन मैरीटाइम सेक्टर में नए प्लेयर्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका लाभ इंडिया उठा सकता है। लेकिन सी फेरर को भी बढ़िया सपोर्ट प्रोवाइड करना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो करप्शन का है। आप एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी हाल ही में ना छत्तीसगढ़ में कुछ ब्यूरोक्रेट्स पे रेड पड़ी। अनिल टुटेजा नाम के ब्यूरोक्रेट हैं, IAS हैं, उन्होंने शराब लाइसेंस में घोटाला किया। करप्शन का इशू जो है हमारे देश में ना रह कर फिर से सामने आता रहता है। अभी दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी से संबंधित करप्शन का केस सामने आया, इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब ये इशू जाता नहीं है, बार बार आता है। मतलब समझ रहे हो, ये दर्शाता है कि देखो सरकार के वेरियस मेजर्स के बावजूद करप्शन ने ना हमारे समाज में बहुत गहरी जड़ें जमा ली हैं। देखो करप्शन के अलग अलग फॉर्म्स की हम बात करें, बहुत से लोग सोचते हैं कि करप्शन सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। करप्शन ना अलग अलग स्फीयर्स में एग्जिस्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल बिजनेसेस में भी। फॉर एग्जांपल देखो, एक ना कोई ऑटो चलाने वाला है, वो फॉरेनर्स से ना बहुत ज़्यादा पैसे मांग लेता है, 1000 रुपये मांग लिए, 1500 रुपये मांग लिए, ये सोच के कि उसको पता नहीं है, इसको मैं बेवकूफ़ बना दूंगा। क्या ये करप्शन नहीं है? आप बताओ, मतलब रियलिटी में कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या ये करप्शन नहीं है? बेवकूफ़ बना के कि उसको पता नहीं है इसलिए मैं इससे 20 गुना 50 गुना पैसे मांग लेता हूँ, ये भी करप्शन है। मैं आपको एक पर्सनल किस्सा बताता हूँ। एक बार ना मेंस के एग्जाम में मैं लेट हो रहा था, तो वहाँ पे दूर दूर तक कोई ऑटो वाले भैया नहीं थे। एक भैया थे, उनको पता लग गया, मैंने 1-2 बार रिक्वेस्ट की कि इसका पेपर है, तो ना उन्होंने मना कर दिया। बाद में ना उन्होंने मेरे से, उनको पता लग गया कि ये बंदा डेस्परेट है, जितने भी पैसे मांग लूँ ये इसको जाना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। उन्होंने ना मेरे से 4 से 5 गुना ज़्यादा तक पैसे मांगे। अब मजबूरी है, अब बिल्कुल पेपर से पहले तो देखो डर लग जाता है बहुत ज़्यादा कि भाई ले लो जितना लेना है, जल्दी से छोड़ दो। लेकिन देखो बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, बिना पैसों के आप छोड़ देते हैं कि ये बंदे की बेचारे की मजबूरी है, इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी करप्शन का एक एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से देखो प्राइवेट कंपनी में बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स को हरास करता है कि ये काम कर दो, और अनड्यू फेवर्स मांगता है, ये काम अगर नहीं करोगे तो फिर देखो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, तुम्हारी ग्रोथ को रोक दूंगा। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है कि जो लोग हैं ना वो करप्ट प्रैक्टिसेस में क्यों एंगेज करते हैं? देखो एक रीजन तो ये हो सकता है कि उन्हें कंसिक्वेंसेस का डर नहीं होता। मतलब उनको लगता है कि हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा अगर करप्शन करेंगे तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि डर ना होना, डेटरेंस नहीं है करप्शन के अगेंस्ट, समझे? और करप्शन से देखो इकोनॉमी को बहुत नुकसान होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि करप्शन ना ग्लोबल इकोनॉमी को हर साल $2.6 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाता है। $2.6 ट्रिलियन। तो करप्शन से लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो कुछ एक्सपर्ट्स तो ये बोलते हैं इवन इंप्लीमेंटेशन स्ट्रोंग भी हो गया ना, तो भी ट्रैफिक लाइट वाला सिस्टम हो जाएगा कि ना ट्रैफिक लाइट पे अगर कोई पुलिस वाला नहीं देख रहा है तो लोग निकाल लेते हैं अपना वाहन। तो उसी प्रकार से अगर जहां लगेगा लोगों को कि पकड़ में मैं नहीं आऊंगा
तो फिर वो करप्शन करेंगे, समझे। तो एक चीज ये हो सकती है कि आप ना वैल्यूज में इनकलकेट करो कि करप्शन भाई किसी भी सेंस में करना ही नहीं है। स्कूल से ही इंटीग्रिटी जैसी वैल्यूज आप इनकलकेट करो, करप्शन से लोग नफरत करें, ऐसा समाज का अगर हम निर्माण कर सकें तो वो बेस्ट है। अगर देखो फैमिलीज में शुरुआत में ही ये सिखाया जाता है कि प्रॉफिट सुप्रीम है, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर वो बच्चे छोटे से जब बड़े होंगे वो यही काम करेंगे, समझे। और फिर देखो एक ना किस्सा राइटर बताते हैं कि एक ना आईटी ऑफिसर जो राइटर को एक बार बताते हैं कि एक बार ना ब्यूरोक्रेट पे रेड की गई थी। उस ब्यूरोक्रेट ने ना इलीगली इतनी प्रॉपर्टीज इकट्ठा कर रखी, इतनी प्रॉपर्टीज इकट्ठा कर रखी कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे तो उसने कभी विजिट भी नहीं किया था, बस लेके छोड़ दिया, पैसा दे दिया और कभी उसने प्रॉपर्टी पे विजिट भी नहीं किया। तो आईटी ऑफिसर राइटर को बोलता है कि यार इतना करप्शन करना ठीक है, कोई थोड़ा बहुत कर लो। इससे पता है क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि लोगों ने ना एक्सेप्ट कर लिया करप्शन को। इवन इनकम टैक्स ऑफिसर राइटर को यह बोलता है क्या इतना करप्शन करना सही है? मतलब आईटी ऑफिसर का यह मानना था कि कुछ करप्शन करना तो सही है, इतना मत करो। तो मतलब यह है कि हमारे देश में ना कहीं वो वाला एटीट्यूड आ गया कि चलता है, सब कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया करप्शन को। ये एटीट्यूड देखो सबसे ज्यादा बुरा है कि लोगों को लग रहा है कि ये कॉमन है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जब देखो सोसाइटी करप्शन को ये मान लेती है कि हाँ इट्स नॉर्मल, तो फिर सोसाइटी कैसे करप्शन को खत्म करेगी? आप खुद बताइए। सिंगापुर का एग्जांपल राइटर देते हैं। सिंगापुर ना कंसिस्टेंटली दुनिया के लीस्ट करप्ट देशों में से एक रहा है। उन्होंने ना जहां करप्शन को रोकने के लिए लॉ स्ट्रिक्ट बनाए, उनका इन्फोर्समेंट स्ट्रिक्ट किया, और करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। स्कूलों से ही बच्चों में सिखाया जाता है कि करप्शन बहुत बुरी चीज है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जबरदस्त वैल्यूज स्कूल से बच्चों में इनकलकेट की गई, तो आज सिंगापुर में करप्शन वो खत्म कर पाए हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो हमारे देश में ना बिल्कुल जड़ से सरकार को काम करना होगा, ये राइटर सजेस्ट करते हैं, अगर करप्शन को खत्म करना है तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज देखो एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स का, करप्शन से संबंधित ये क्वेश्चन है। pwonlyas.com पे जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।